Here is another question of non-profit organization, November 2020, paper 33, क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास ये इसका एयर है और किस नाम से ये क्वेश्चन है, RX के नाम से क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेना कि RX कंपनी है। RX कंपनी जो है यानी RX स्पोर्ट्स क्लब है जो आपके पास प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो सेल रनिंग मशीन्स टू इट्स मेंबर। मतलब वो क्या कर रहा है, रनिंग मशीन्स जो हैं आपके पास वो सेल भी कर रहा है। ट्रेजरार प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्लब। ट्रेजरार ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, सही है। जिस प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है आपके पास, और आपके पास सेल्स दी हुई हैं बेटा, और जिस तरह बनी हुई है और नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। The treasurer accidentally deleted the receipt and payment account for the computer before it could be printed off। यानी उसने बेवकूफ़ ने इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही रिमूव कर दिया है, या वो समझा कि प्रिंट आउट हो चुका है या रिकॉर्ड हो चुका है, बट उसने उसको डिलीट कर दिया है। अब जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उसके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ। व्हाट इज मीन बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वी कॉल्ड कैश बुक बेटा। और यहाँ पर क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। इन शॉर्ट के इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी थ्रू कैश और बैंक बेटा। आपके पास यहाँ पर देख सकते हो एक क्लब था जिसने कोई इक्विपमेंट था वो डिस्पोज किया हुआ है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा? 7,200। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? अच्छा, और बदले में उसका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा? कैश और बैंक आ जाएगा, सही है। जो भी है, द क्लब मेथड डेप्रिसिएट 25% यूजिंग RBM मेथड, सही है। इसके बाद फोर्थ में लिखा है नो क्लब वॉज नो इक्विपमेंट वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सही है। वॉज पेड बाय चेक, ये भी निकालना होगा। 1 मंथ रेंट ड्यू है, अनपेड एट द ईयर एंड स्टाफ कॉस्ट ट्रेनिंग हॉलीडे पे, सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये भी इंक्लूड है। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ रनिंग मशीन वर बी मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। प्रिपेयर क्या करना है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करना है भाई। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं इन शॉर्ट बात करूं तो 16 मार्क का तुम लोगों को क्या बनाने का बोला हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर देख लेना। जितनी इसकी वर्किंग है हमें शो करनी है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर बात कर रहा हूँ, बैलेंस BD दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 1420 दिया हुआ है। इसका मतलब क्लोजिंग फाइंड करना होगा। तो ये देख लेना भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1420। पहले इनकम को देख लो। इनकम में सबसे पहले क्या आ जाएगी? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनेगा। अकाउंट्स नहीं बनाओगे तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि गलती के चांसेस कर जाओगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, वर्किंग वन कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है आपका APPA, आपा होता है बेटा। और इसमें क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन एडवांस, यानी APPA बेटा। एडवांस कितना है? ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। एडवांस है नहीं बेटा, वो एरियर्स है। एडवांस 200 है। एडवांस कितना है? 200। और क्लोजिंग कितना है? 600। एक्रूड कितना है? 400 और 300। ये वैल्यू कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। इस पर छोटे टिक लगा रहा हूँ बेटा। I/E बेटा कहाँ आता है? रिफंड कोई है? नहीं है। I/E हमेशा निकालना होता है। गिवन है, कैसे गिवन है? 14,200। ये कहाँ से लाया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अच्छा, इररिकवेबल डेब्ट बोला था? नहीं बोला था। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? बैंक निकालना है। टोटल करके बता दो कितना बेटा? 15,200 माइनस 500, 14,700। तो इसका मतलब पहली कितनी आ गई? 14,700, जो कैसे आई है? स्टार बना रहा हूँ बेटा, और यहाँ स्टार बना रहा हूँ। डन बेटा। इसके बाद जहाँ तक मुझे दिखता है आपके पास ये
व्हीकल की सेल है, व्हीकल की वो उसकी इक्विपमेंट की सेल है, इक्विपमेंट की सेल 7,200 डिप्रिसिएशन। एक मिनट बेटा, व्हीकल की नेटबुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर भी तो दिया हुआ है, व्हीकल का दिया हुआ है, नहीं व्हीकल नहीं, इक्विपमेंट है सेकंड हैंड। सेकंड एडजस्टमेंट, तो उसके लिए क्या बना लूँ, डिस्पोजल का अकाउंट बना लूँ? क्या देखना भाई ये देखो डिस्पोजल अकाउंट, बहुत सोच सोच के दिमाग को यूज़ करके करना होगा। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी थी, 7,200। ये क्या थी, इक्विपमेंट था ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 3,100। ये बैंक हमें नहीं पता। और I/S गेन कितना दिया हुआ था, 600। ये रहा 7,200 और 600 कितना हो गया बेटा, 7,800। 7,800 में से 3,100 निकाल दीजिए। जी बेटा 40। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये कितना आ गया, गेन ऑन डिस्पोजल 4,700। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। सेल स्लैश रिसीट्स क्या, इक्विपमेंट कितनी, 4,700। डन हो गया। और तुम्हारे और क्या लगता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए क्या करना है, किसका अकाउंट बनाऊंगा, डेटर्स, और आई कैन से दैट ट्रेड रिसीवेबल्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैंक और सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 5,200 और 3,740। हमेशा हम लोगों को सेल्स निकालनी होती थी, सेल्स इधर कितनी है, 14,800। 14 और 5 कितना हो गया, 19। 19 20,000 बनता है। 20,000 में से 3,740 निकाल दो। जी बेटा 16,260 स्टार स्टार स्टार, इसको क्या बोलूँगा, ट्रेड रिसीवेबल स्टार 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 कितना, 16,260। बाजार मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा। टोटल रिसीट्स जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था रात में, वो ये इसी तरह था। टोटल रिसीट्स मतलब यही होती हैं। पेमेंट्स पे आ जाओ। पेमेंट में सबसे पहले ले लो ट्रेड पेबल को। जितना जितना लॉजिक से चलोगे, जितना सोच सोच के चलोगे, मगर पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता। तो ये देखिएगा BD CD और बैंक, और ये हो जाती है क्या, परचेजेस। ट्रेड पेबल 1560 1910, 1560 और 1910। परचेजेस कितनी है भाई, 99। तो इसका टोटल करो बेटा। नहीं बेटा क्या कर रहे हो, 9,950 प्लस 1,560, 11,500 माइनस कर दो 2,910, 8,000। तो ये तुम कैसे लाए हो, 8,600 ट्रेड पेबल्स लिख दिया मैंने। डन हो गया। मल्टीपल स्टार्स के थ्रू आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू बता रहा हूँ, ये यहाँ से आई है, ये 14,700 यहाँ से आई है, ये आपके पास 4,700 ये रही, और ये जो 16,000 समथिंग है वो ये रही। और जो बैंक जो था वो आपके पास गिवन था, ताकि रिकॉर्डिंग में जब पढ़ने बैठो तो पता लग जाए कि ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से उठाई है, ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखना और क्या चीज़ दी हुई है। डेप्रिसिएशन पे आ जाओ।
रुक जाओ, ओपनिंग वैल्यू कितनी दी हुई है? नेट बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 4800। और क्या है? कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन 1900। और क्या है? तो बेटा हमें तो प्रॉपर उसकी वैल्यू निकालनी है ना, कितनी आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारे पास 4800 है ना, ये तुम्हारा नेट बुक वैल्यू है, यानी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, और तुम्हें क्या निकालनी है? क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू निकालनी है। मगर मैं वही बात करूंगा कि थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 1900 रुपये की जो डेप्रिसिएशन है ना, ये जो आपके पास यहाँ देखना, अगेन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली बात है। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर जो निकाल के दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1900 निकाल के दी हुई है। ये कितने परसेंट है? ये 1900 कितने परसेंट है? 25% है। एग्री? तो इसका जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 100 होगा। तो 1900 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये हो जाएगा 19,000 इक्वल टू, नहीं कितना, नहीं 19,000 होगा या कितना होगा? 1900 इंटू 100 19,000 हो जाएगा ना? 190,000 सही है। इक्वल टू x25, x इक्वल टू 190,000 डिवाइडेड बाय 25। तो x कितना आ गया? तो ये 7,600 आपके पास क्या चीज़ होगी, मुझे बता सकते हो? आप रुक जाओ। 7,600 ये था ओपनिंग, और परचेजेस कोई की थी मेरे हिसाब से, तो परचेजेस तो फाइंड करनी है। प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ देखना, परचेजेस क्या है? एक्स है। क्लोजिंग कितनी है? 4800। क्यों एक्स है बेटा? तो एक वक्त 4800 ओपनिंग नहीं होगी, रुक जाओ, 7600 क्लोजिंग, कितना? 4800 ओपनिंग। सही, एक मिनट रुक जाओ। 4800 ओपनिंग और 7600, तो कितना आ रहा है? 2800 की क्या हो गई वो परचेसेस? किस नाम से होंगी? रिपीट कर देता हूँ। जी बेटा, क्या नहीं समझ में आया? मेरा बेटा, इन्होंने जितना भी बोला है कि हमें परचेज यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग मेरे पास कितनी दी हुई थी? 4800, वो भी नेट बुक वैल्यू पे दी हुई है। आप 4000, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू पता है 4800 का, ज़रा निकालना, 25% निकालो, कितना होता है? 1200। तो 4800 इन्होंने दी हुई है, यानी 4800 ओपनिंग थी। और जो मेरी इस साल की जो डेप्रिसिएशन है ना, 31 दिसंबर 2019 की, वो कितनी है? 1900 रुपये है। तो इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट थी उसमें से 1900 रुपये जो भी मल्टीप्लाई किया था 25% से, तो 1900 आया था। तो मैंने कहा जो ये 1900 है ना, वो मेरा कितने परसेंट है? 25% है। तो जो मेरी एक्स होगी, बैकवर्ड जाना है, तो जो मेरा एक्स होगा वो 100% होगा। तो एक्स कितना था आया मेरे पास? 7,600 आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कितना गिवन था? 4800 गिवन था। परचेजेस को एक्स कर दिया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो 4800 प्लस एक्स माइनस 7,600। तो इसका मतलब परचेजेस कितने की आई हैं बेटा? 2800 की आई हैं। क्यों माइनस करता बेटा? क्लोजिंग गिवन ही नहीं थी मेरा बेटा। आप जो बोल रही हो वो ये बोल रही हो, देखना, डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये बोल रही हो।
आप कह रही हो डेप्रिसिएशन 1900 गिवन है, एक मिनट रुकना, एक ओपनिंग कितना है 4800 प्लस परचेजेस एक्स माइनस क्लोजिंग, क्या 2x होते हैं? हाँ दोबारा बोलो। प्रीवियस 700 आ जाती ना, 1200 माइनस करते 1900 से 700 हटते, उसका 100% निकाल लेते। तो 100% निकालते तो अगेन वही बात होती, कॉस्ट आती। नेटबुक वैल्यू निकाल लिया। हमें तो नेटबुक वैल्यू इधर जो भी दी हुई है, क्योंकि देखे नेटबुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर है वो वाला वे भी सही है, हमें तो कॉस्ट चाहिए होगी, नेटबुक वैल्यू तो नहीं चाहिए ना बेटा, क्योंकि आरबीएम इज ऑलवेज अप्लाई नेटबुक वैल्यू, तो हमें तो कॉस्ट पे जाना है ना कि कितने का हमने खरीदा है। नेटबुक वैल्यू मीन्स कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकल चुकी है। आप करके देख लेना, अगर हो जाए तो मुझे बता देना। इसके बाद रेंट पे आ जाओ, तो रेंट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बना लो। इससे पहले मेरे हिसाब से कोई फालतू हैंकी पैंकी मत करना, ताकि उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। रेंट मतलब पाप बेटा, पाप का मतलब हो गया, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर रेंट के लिए कोई ओपनिंग या क्लोजिंग दिया हुआ है? हाँ नीचे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, चेक करो कितना दिया हुआ है, और रेंट कितना पे कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर 6000। इसका मतलब ये I/E है, तो इसका मतलब ये I/E है, तो इसका मतलब ऐसे ये देखा जाए तो PAAP, I/E का मतलब ये है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये 12 महीने का है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 6000 को, और नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है 1 मंथ रेंट अनपेड, इसका मतलब यूज कर लिया है पे, दिस इज कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंस। तो इसका मतलब 6000 को डिवाइड कर लो 12 महीने से और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, तो कितना हो गया आपके पास 500 हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसका टोटल करो कि कितना आता है आपके पास, ये कौन सा है 1 मंथ रेंट, एक मिनट, ये क्या था आपके पास, क्योंकि पाप का अकाउंट है तो बैंक I/E विच इज 6000 गिवन इन द क्वेश्चन, और ये कितना हो गया 500। तो 6000 में से ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, 6000 में से 500 निकाल दो तो बैंक कितना आ गया 5500। 16 मार्क की वर्किंग है, ये बात याद रख लेना, इस वजह से सारी चीज़ों को सॉल्व करके निकालना है आपने। रेंट के बाद क्या चीज़ आएगी, स्टाफ कॉस्ट। स्टाफ कॉस्ट कितनी दी हुई है, स्टाफ कॉस्ट कितनी दी हुई है, कोई एडजस्टमेंट दी हुई है? हाँ दी हुई है, बोल रहा है कि स्टाफ कॉस्ट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें प्रोविजन इंक्लूड है कितने का 160 का। तो सीधा सीधा स्टाफ कॉस्ट कितनी थी 9800, जिसमें से प्रोविजन कितना इंक्लूड था 160, माइनस कर दो 9640। अच्छा और क्या है, अदर कॉस्ट कितनी है बेटा, एज इट इज गिवन है, कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, छाप दो 1320। ये कितना था 9640 था ना। और कोई चीज़ तुम्हें लग रही है देखो सवाल में कि जो तुमने नहीं लिखी हो, टोटल करो 37080 कहाँ का बता रहे हो 37080 माइनस करते जाओ 9220 जी बेटा 9220 37080 CD यहाँ पर हुआ है, BD यहाँ हो जाएगा 9220। इसके तुम्हें पूरे 16 मार्क्स से, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। अल्लाह अकबर। डन। 16 के बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्टेट 3 रीजंस वाई डिफरेंस बिटवीन, इधर देखना भाई, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड मे नॉट इक्वल द सरप्लस और डेफिसिट। मतलब उन्होंने बोला 3 डिफरेंस बताओ कि जब टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट जो है
वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मे नॉट इक्वल विद सरप्लस और डेफिसिट। क्यों इक्वल नहीं होता, लिखो इसमें जल्दी से, क्विक, साथ साथ लिख लेना। only the receipts and payment account contain capital items. Capital items means capital expenditure, inflow and outflow of money. दूसरे अगर की बात कर रहा हूँ, only the income and expenditure account contain non-cash items. उसके बाद only income and expenditure account contain items which have been adjusted for prepaid and accruals. डी पार्ट में मुझे बता सकते हो कौन सा, एक क्रेडिट सेल ऑफ रनिंग मशीन था, एक मेंबर था इन्वॉल्व था, रीपेइंग दियर डेब्ट इन इंस्टॉलमेंट, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ क्लब इज मेकिंग फ्यूचर सेल्स ओनली ऑन अ कैश बेसिस, नेम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच द राइट ऑफ an irrecoverable debt arising from the sale of washing machine to a club member would be recorded. इसको किस तरीके से कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? जबरदस्त। इनकम एक ही मार्क है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? डन। इसके बाद आ जाओ डी पार्ट पे, क्या लिखा है? एडवाइस करो कमेटी को वेदर और नॉट फ्यूचर सेल्स शुड ओनली बी द मेड ऑन कैश बेसिस। अभी सिर्फ आप लोगों ने सारी सेल्स क्या कर रहे हो? क्रेडिट पे कर रहे हो। क्रेडिट के अपने फ़ायदे नुकसान भी हैं। वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में सिर्फ क्या चले जाओ, कैश पे चले जाओ, तो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं तुम्हारे नाराज़ हो जाएंगे, तुम्हारे जो कस्टमर्स के साथ जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, वो डैमेज हो जाएगा, तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी जगह मूव करने लगेंगे। तो ये क्या है? मेकिंग रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द क्लब कैश फ्लो, इट्स सरप्लस और डेफिसिट। जो क्लब का जो कैश फ्लो है वो किस में चला जाएगा? डेफिसिट में चला जाएगा या किस में चला जाएगा? उन्होंने सिर्फ बोला है कि कैश फ्लो को पॉइंट आउट करो। ये देखिएगा कितने मार्क्स हैं, ये देखना। सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ जितनी भी सेल्स तुम्हारे पास हैं, मेकिंग all sales on a cash basis would mean the money is received earlier, hence improving cash flow। इस बात में तो कोई दौरा ही नहीं है कि अगर आप इस पे शिफ्ट हो जाओगे तो आप लोगों का कैश फ्लो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद द ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड इज 93 days, मतलब इज टू मच, मतलब अगर विच इज लेस देन the trade payable। एग्री? अगर यहाँ से तुम्हें रिसीव में लेट मिलेगा तो तुम ट्रेड पेबल्स और अपने एक्सपेंसेस को भी मीट नहीं कर पाओगे। पेमेंट जिसका कितना है? पीरियड ऑफ 107 days, which means that the cash flow issue
should not be a problem. फिर उसके बाद ये क्या है, it can be assumed that club has negotiation special terms with supplier to allow for the permanent by installment which might increase if the credit sales were stopped. क्लब के साथ दूसरे मामलात में आप नेगोशिएशन कर लोगे. फिर उसके बाद क्या, देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फंड्स ऑफ द क्लब ड्यूरिंग द ईयर, देयरफॉर इट सीम्स लाइकली दैट देयर इज नो नीड टू मेक दिस चेंज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कैश फ्लो. कुछ और स्टांस ले लोगे. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सरप्लस या डेफिसिट पे अगर होता है तो उस वक्त क्या क्या कंडीशन देखोगे. यहाँ पर देख लीजिएगा, अलाउ मेंबर्स to pay installment involve of admin, and if this was stopped then cost saving may arise. दूसरा आपके पास क्या है, मेंबर माइट बी पुट ऑफ मेकिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ द क्लब. इसके बाद सेल्स माइट बी, अगर इस तरह का होगा तो आपकी क्लब की सेल्स भी गिर सकती हैं. इसके बाद द प्रॉफिट फ्रॉम दीज सेल्स मेक अप मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द इनकम and this could be इसके बाद the club is already making a deficit of कितना था, 2830, and this could be increased by the change. तो ये दोबारा तुम्हारा इससे डेफिसिट सरप्लस नहीं बनेगा, डेफिसिट ही तुम्हारा इंक्रीज होगा. तो आई थिंक तुम्हें क्या करना चाहिए कमेटी में, तुम यानी अगर फॉर एग्जांपल 2 मार्क कैश फ्लो, 2 मार्क सरप्लस या डेफिसिट, एक मार्क्स का अपना ओपिनियन देना है. तो ओपिनियन अगर दे रहे हो तो हेंस आई फील ये बताओगे कि आपके पास, और इस पे क्या बताओगे कि कमेटी वुड नॉट स्टॉप, क्या कहते हैं वुड नॉट स्टॉप क्रेडिट सेल्स, और बट उसको क्या कर सकते हो कि भाई दे शुड इंक्रीज दी क्रेडिट कैश सेल्स ऑल्सो, ताकि वो इक्वल बैलेंसिंग की वजह से जो है चीज़ें क्या हो जाए, हमारा डेफिसिट क्या हो जाए, कम हो जाए. अगर आप क्रेडिट सेल्स को स्टॉप करते हो, टोटली सिर्फ कैश सेल्स पे जाते हो, तो जाहिर सी बात है मेकिंग रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द क्लब्स कैश फ्लो एंड इट्स सरप्लस डेफिसिट फॉर द ईयर. अगर आपने क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो अगेन क्रेडिट सेल्स के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ट्रेड चेक एंड बैलेंस रखोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स पे क्रेडिट पॉलिसी बनाओगे, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बनाओगे, और अपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स 93 डेज है उसको नीचे लेकर आओगे. जितना ज़्यादा डेज कम होंगे उतना ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छा होगा, और ट्रेड पेबल्स को बढ़ा दोगे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स जितने बड़े हुए होंगे तो आपके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. फिर इसके बाद आप अपना ओपिनियन 1 मार्क का दे देना. तो इसमें अगर मैं बता रहा हूँ मैक्स 2 मार्क्स किसके होने चाहिए, कैश फ्लो के होने चाहिए, 2 मार्क्स आपके पास किसके होने चाहिए बेटा, यानी अगर मैक्स कैश फ्लो पे जा रहे हो तो 1 मार्क उसका एडवांटेज में दे दो, 1 मार्क उसका डिसएडवांटेज में दे दो. सरप्लस में जा रहे हो तो 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज, और 1 अपना डिसीजन दे दो विद रीज़न. रीज़न भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि भाई है, जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो वो आप बता दो.
अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि डेफिसिट अगर आप ये चेंज पे जाते हो, ऑलरेडी तुम्हारा डेफिसिट क्लब को 2830 का है, और अगर आप ये चीज़ कर देते हो, स्टॉप कर देते हो क्रेडिट सेल्स को, तो जाहिर सी बात है और डेफिसिट हो जाएगा। हो सकता है कि क्लब ने आपसे परचेजिंग करना बंद कर दी हो, मेंबर्स ने परचेजिंग करना बंद कर दी हो, और फिर आप किसको सेल करोगे, तो और ज़्यादा हो सकता है आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास? नवंबर 2020 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 2 बेटा।